हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार, लास्ट क्लास के अंदर में हमने कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ही चालू किया था। अगर आपको याद होगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर में लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। नेचर पढ़ लिया था, फंक्शंस पढ़ लिए थे डे वन पे। लास्ट क्लास में हमने इसी पे चर्चा की, वेरिएबिलिटी एंड बिहेवियर के ऊपर में चर्चा की, जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट पे भर भर के बात की थी। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे। वेरिएबिलिटी पे हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट वेयर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होता है पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेयर द टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेयर एज per unit fixed cost changes with the level of output। per unit fixed cost changes with the level of output। क्लियर है यहाँ तक? एंड हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर उसका डेफिनेशन ही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला के होता है, उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलेंगे हम? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एट सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। देख लेना यहाँ, टोटल कॉस्ट भी चेंज हो गया, 1,00,000, 1,40,000, 1,80,000, 2,20, और पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो गया, 1,000, 700, 600 और 550। इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते थे। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें मैंने दो मेथड्स आपको पढ़ाई कल। कौन सी दो मेथड हमने पढ़ ली थी बेटा? एक बार मेरे लिए बोल दे। कौन सी दो मेथड कल हमने पढ़ ली थी? एक बार मेरे लिए रिपीट कर दे बच्चा। ग्राफिकल मेथड और हाई एंड लो मेथड, ये दो मेथड हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ग्राफिकल मेथड और हाई एंड लो मेथड, इस दो मेथड पे हमने लास्ट क्लास में मोटा मोटी चर्चा किया था। ग्राफिकल मेथड में क्या था? पहले जितने भी है उसके प्लॉट बना, ग्राफ पे डाल, ग्राफ में डाल देने के बाद डॉटेड लाइन को क्रॉस कर एक लाइन बना, फिर जहाँ भी लाइन वाई एक्सेस पे वो हिट करेगा, वो पॉइंट जो रहेगा वो तेरा क्या रहने वाला है? कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रहेंगे एंड एवरीथिंग, वो सब हमने देखा था। ठीक है। हाई एंड लो मेथड का फॉर्मूला अगर याद होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू एट हाई माइनस सेल वैल्यू एट लो। इसमें होता क्या था? फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट नलीफाई हो जाता था, अल्टीमेटली इट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। तो दैट इज व्हाट यू गेट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज द फॉर्मूला टू गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बॉडी में गया है तो एक बार थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो एक बार थम्स अप दे दे। क्लियर है क्या? तो ये सब हमने कल पढ़ा था, जिसका एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जो प्रॉब्लम नंबर 3 था। आप में से कई लोगों ने शायद प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व भी किया होगा। कहाँ गया? गिरा। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम हमारे डिस्कशन में। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे। द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन मशीन शॉप for 6 months corresponding machines। Analyze the semi variable cost and maintain the fixed and variable cost depending on high and low method। मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट भी दिया था। हाई क्या है आपका? हाई 34 है एंड 2400 है। लो क्या है आपका? ये दोनों। इसमें मैंने आपको बोला था इसको सेल्स वैल्यू लेके आप फॉर्मूले में डालो और आंसर निकाल लो। सबसे पहले हाई एंड लो में पहला फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सॉल्यूशन सबसे निकाला है क्या आप लोगों ने? कितना आया वेरिएबल कॉस्ट? बच्चा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? पर यूनिट बता दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10। पक्का सभी का आया? एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट आया 10,000। चलो देखते हैं, गिट लगा देना ना जाने से।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप ले लोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे सेल्स वैल्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ मशीन आर एट हाई माइनस मशीन आर एट लो। कितना हो जाएगा ये? टोटल कॉस्ट एट हाई इज 2400 माइनस 1700 डिवाइडेड बाय आपने नहीं सॉरी 34,000 लेना था। टोटल कॉस्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट 34 है कि 34,000 है? फिगर्स आर इन थाउजेंड। जिन बच्चों ने इसको 34 लिया है, जिन बच्चों ने इसको 34 लिया है वो सब गलत है। 34,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड बाय 2,400 माइनस 1,700। क्योंकि आप ऊपर में थाउजेंड्स की फिगर ले, पॉइंट में 3 जीरो उड़ा रहे हो तो नीचे से भी 3 जीरो उड़ने चाहिए। फिर नीचे आपको 2.4 माइनस 1.7 करना था अगर आपने ऊपर 34 और 27 लिया हुआ है तो। समझा है तो थम्सअप दे, समझा है तो थम्सअप दे। बेटा 3000 3 जीरो को इज्जत देनी थी, 3 जीरो को इज्जत देनी थी। इसको सॉल्व कर कितना होता है? 34,000 माइनस 27,000, ये होता है तेरा 7,000 डिवाइडेड बाय 700। योर आंसर विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 10 रुपीज 10 पर मशीन आर। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे अभी हमने तुमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। अब तेरे को क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो लिखना है लिख ले। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी एक यूनिट को बेस बना ले। किसको? इसको बेस बना लूँ, चलेगा? टोटल कॉस्ट इज 34,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमको पता नहीं है, यानी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? 2400 इंटू 10। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो 34,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। समझा है तो थम्सअप दे, समझा है तो थम्सअप दे। अभी क्या करेंगे? हम एनालिसिस चार्ट बना लेंगे। एनालिसिस चार्ट कैसा बनाओगे? एनालिसिस चार्ट के अंदर में पूरे लिखना पड़ेंगे आपको महीने, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। उसके बाद में है मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। या पहले मशीन आर लिख लो। सबसे पहले मशीन आर। मशीन आर कितना है? 2000, 2200, 2000, 2200, 1700, 2400, 1800, 1900। ठीक है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है तेरी? 30,000, 32,000, 27,000, 34,000, 28,000 और 29,000। ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया। फिक्स कॉस्ट है 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको ए बी सी डी। बी माइनस सी 20,000, 22,000, 17,000, 24,000, 18,000, 19,000। और लास्ट में लिख देना वेरिएबल कॉस्ट पर मशीनार। तो क्या करना? 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 10, 10, 10, 10, 10, 10। ऐसा चार्ट बनाना था तुमको। एनालिसिस चार्ट कितने लोगों ने बनाया था? रेज योर हैंड। एनालिसिस चार्ट कितने लोगों ने बनाया? रेज योर हैंड। मैंने बोला था एनालिसिस सिर्फ कैलकुलेट करके मत आ जाना, एनालिसिस चार्ट भी बनाना। चलो अच्छा है, समझ रहे सभी ने। सुच्चे नालायक, तू अकेला बच गया। छापो। क्या? थोड़ा गलत हो गया, ओके। बनाया पर गलत हो गया, ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है। करेक्ट कर लिया क्या? मेरे साथ करेक्ट करते चलो, कॉस्टिंग में मेरे साथ चला करो। ठीक है, कॉस्टिंग में मेरे साथ लिखते जाया करो, ज़्यादा ध्यान रहेगा।
इसके बाद क्या हो गया, लिख लिया इसको। अब हम आगे बढ़े अगले मेथड की तरफ। आज आज हम नवा मेथड पढ़ेंगे। नवा 3 मेथड नए पढ़ना है आज हमको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लिया है ना? लिखा ही है, सभी ने सॉल्व किया है। सोचे तूने लिख लिया है क्या, तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। हम कल यहाँ तक देख चुके थे, हाई लो मेथड कवर कर चुके थे। अब चलते हैं एनालिटिकल मेथड। ये मेथड ना तुक्का मेथड है, इसको मैं तुक्का मेथड बोलता हूँ। कौन सा मेथड बोलेंगे हम इसको? तुक्का मेथड। जरा ध्यान दो, ध्यान दो, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। मुंडी उंडी झट को स्ट्रेट बैठो। मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अंडर दिस मेथड द एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ट्राइज टू जज द impartially what proportion of semi variable cost would be variable and what would be fixed। तो आपको नहीं लगता एक एक्सपर्ट को हम बिठाएंगे जिसका काम रहेगा कि वो तुक्का लगाएगा कि इसमें से 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड है। अच्छा एक बार दिखा दीजिए बोल रहा है। चल पटपट लिख तो पहले इसका आंसर, तेरा ध्यान इसी में रह जाएगा नहीं तो। लिख 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 फटाफट फटाफट। हो गया? एक सेकंड रुक जा। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा लैपटॉप एडजस्ट कर रहे हम। क्या कह रहे थे हम? अगला जो मेथड है हमारा दैट इज तुक्का मेथड, एनालिटिकल मेथड, जिसको हम तुक्का मेथड भी बोलते हैं। क्या बोला हुआ है? अंडर दिस मेथड एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ट्राइज टू जज। क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स पे ध्यान देना। ट्राइज टू जज यानी तुक्का लगाने की कोशिश करेगा कि कितना प्रोपोर्शन सेमी वेरिएबल का, कितना प्रोपोर्शन फिक्स्ड है और कितना परसेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, some variable expenses may vary to the extent of 20% while the other may vary to the extent of 80%. Although it is difficult to estimate to the extent of variability of the expense, but it is easy to apply। आपको नहीं लगता तुक्का लगाने में आप एक्यूरेट कम रहोगे? तुक्का लगाने में आपकी एक्यूरेसी कम रहेंगी, बट आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो क्योंकि एक एक्सपर्ट को लाना है, वो जजमेंट, बेस्ट जजमेंट आपको दे देगा और उस बेस्ट जजमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे। चल आ जाइए क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते, देखते क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं बट ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ये मेथड कैसे निकाली जाती, बस उतना ही ध्यान देना आपने। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 ध्यान दे। प्रॉब्लम नंबर 4, suppose last month the total semi variable expenses are 3000 if the degree of variability is assumed to be 70%। degree of variability यानी वेरिएबल कॉस्ट कितना अज्यूम कर रहे हैं हम? 70%। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? टोटल कॉस्ट इज 3000। इसके दो हिस्से डिवाइड हो जाएंगे। दो हिस्से मतलब क्या क्या? दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा हो जाएगा तेरा वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट कितना लेने के लिए बोल रहा है वो? वेरिएबल कॉस्ट इज 70%। तो वो कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 70%। करो तो 3000 का 70% कितना होता है बच्चा? 2100। तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट 30%। 30% यानी कि कितना? 3000 इंटू 30%। या बैलेंसिंग फिगर करके आप 900 भी लिख सकते हो। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। आपको नहीं लगता आपने तुक्का, ये जो 70% ये कहाँ से लाया? ये 70% कहाँ से लाया? कोई फॉर्मूले वॉर्मूले से कैलकुलेट किया कि एक एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ने तुक्का दिया है? एक एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ने तुक्का दिया है कि 70% तेरा वेरिएबल है करके, 70% तेरा वेरिएबल है। तो पहले इसका आंसर मिल गया, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट हमने निकाल लिया। ये आंसर नंबर ए हो गया। नाउ आंसर नंबर बी, the next month if the production is increased by 50% then the variable and fixed cost will be। एक बार कैलकुलेट करो तो आप लोग मेरी मदद के बगैर। नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 50% से बढ़ गया, प्रोडक्शन यदि 50% से बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना होगा, ये उसने पूछा है नेक्स्ट मंथ के लिए। एनीवन? फटाफट फटाफट, 30 सेकेंड है आपके पास में, ट्राई करो। मैं पानी का बोतल लेके आता जब तक, ट्राई करो फटाफट।
वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? देख वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है, देख देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 50%, तो डोंट यू थिंक अगर प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? वेरिएबल कॉस्ट जो थी तेरी ओरिजिनल 2100 थी, ये 50% से बढ़ के कितनी हो जाएंगी? बच्चा जवाब दे। 50% से बढ़ के कितनी हो जाएंगी ये? हाँ 3450 क्या? ओके 3150, चैट में किसी ने 3450 लिख दिया तो करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएंगी तेरी? फिक्स कॉस्ट भी 2100 प्लस 50% करेंगे क्या? फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, इसीलिए तो उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं ना रे बाबू, समझा क्या? फिक्स कॉस्ट 900 ही रहेंगी, फिक्स कॉस्ट 900 ही रहेंगी, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। कई बच्चे इसमें भी 50% जोड़ते, किसी ने जोड़ा होगा तो चुपचाप चैट में मी लिख दो। तो किसी ने जोड़ा है क्या? प्राइवेट चैट में मी लिख देना, मेरे को देखना, मैं नाम नहीं लेता। जो प्राइवेट चैट में मेरे को मैसेज भेजते ना, मैं उनके नाम नहीं लेता है। आपको पता है क्या? नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देता हूँ। प्राइवेट चैट हमने इसलिए रख रखा है कि जो डाउट रहते हैं, जिनको आपको पब्लिक में पूछने में शर्म आती है, लोग हमको जज करेंगे टाइप का, अगर आपका ये रहता है तो प्राइवेट चैट इज़ देयर, वहाँ लिखना। मैं उन बच्चों के नाम नहीं लेता। आप कोई भी कमेंट डालो प्राइवेट चैट में, मैं कभी नाम नहीं लूँगा। हाँ आपने पब्लिक चैट में डाला तो शायद मैं नाम ले लूँ, बट प्राइवेट चैट के तो पक्का मैं नाम नहीं लेता, ठीक है? डरना नहीं, योर सीक्रेट इज सेफ। चले कोई नहीं है, सभी ने ऐसा किया है। समझ में आ गया अब आपको वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के रिलेशन सब आपको समझ में आते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती है। ये समझ में आ गया, बॉडी में चला गया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हम जंग जंग जीत चुके इस चैप्टर में, जितना हमको समझना था मोटा मोटी हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत थेरी पार्ट समझते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में थेरी भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग में थेरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी 2 मेथड और बाकी है, 2 मेथड और बाकी है। अगला जो मेथड है इसको हम चोर बोलेंगे, चोर। चोर है ये, चोर। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चोर है? ध्यान से देखना, चोर है ये, कंसेप्ट चोरी किया है इसने कहीं का। पढ़ के सुनना, देखना कहीं से समझ सुना सुना लगता है क्या। अंडर दिस मेथड द वेरिएबल ओवरहेड में बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग, क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल ओवरहेड में बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट विद द amount of expenses at those level. Since the fixed cost element does not change, fixed cost element does not change, the variable element may ascertain with the help of the following formula. Variable cost per unit is change in amount of expense या change in cost upon change in quantity of output. कहीं सुना सुना लग रहा है क्या फॉर्मूला? कहीं सुना सुना लग रहा है क्या फॉर्मूला? कहाँ सुना सुना लग रहा है? आपको नहीं लगता दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू हाई एंड लो मेथड? एक बार लिख कर समझते हैं। हाई एंड लो का फॉर्मूला क्या था? हाई एंड लो का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू एट हाई माइनस सेल वैल्यू एट लो। ये था हाई एंड लो का फॉर्मूला। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेथड क्या बोलता है? कंपैरिजन मेथड बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? कंपैरिजन मेथड का फॉर्मूला क्या है? कंपैरिजन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, उसने वर्ड्स क्या वापरा है? चेंज इन कॉस्ट। क्या बोल रहा है वो? चेंज इन कॉस्ट। ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो अल्टीमेटली चेंज इन कॉस्ट मतलब डिफरेंस इन कॉस्ट हो गया ना, एक कॉस्ट माइनस दूसरा कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक आउटपुट माइनस दूसरा आउटपुट। बट इन दोनों में बेटर फॉर्मूला कौन सा है? इन दोनों में बेटर फॉर्मूला कौन सा है? जवाब दो। ऊपर वाला फॉर्मूला बेटर है कि नीचे वाला फॉर्मूला बेटर है? सोच के देखना, सोच के देखना। वाई नीचे वाला, वाई नीचे वाला। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे पीयूष, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने ना वो क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्स वैल्यू को बेस बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने ना सिर्फ सेल वैल्यू को बेस बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने सारे आउटपुट को बेस बनाया हुआ है। यहाँ पे तेरा बेस जो है वो सेल वैल्यू है, और यहाँ पे तेरा जो बेस है वो आउटपुट है। अब जब मैंने आउटपुट की बात किया तो यहाँ तो सेल आएगा ही आएगा, साथ साथ में क्वांटिटी ऑफ सेल भी आएगा। यहाँ पे सेल वैल्यू आता था, क्वांटिटी नहीं आता था। यहाँ पे तेरे कुछ आर्स में है तो वो भी आएंगे ही आएंगे, जो भी यूनिट लेना है, जो भी आउटपुट तेरा जिस भी यूनिट में लगा है उसको तू यहाँ बेस बना सकता है, उसको तू यहाँ बेस बना सकता है।
तो कंपैरेटिवली आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला ब्रॉडर है? ये फॉर्मूला ब्रॉडर, लॉजिक याद है ना इस फॉर्मूले का? लॉजिक याद है ना? अल्टीमेटली लॉजिक तो यही था ना, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो इससे तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट मिल जाएगा ना, इससे तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट मिल जाएगा। सर ऐसा कैसे? अरे चेंज इन कॉस्ट चेंज इन आउटपुट का अल्टीमेटली फार्मूला क्या बनने वाला है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट माइनस आउटपुट। अब इसमें क्या होगा, टोटल कॉस्ट जब तू लिखेगा, टोटल कॉस्ट जब लिखेगा तो अल्टीमेटली इट विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला भी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ईच रहने वाला है। फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस रहेगा ना, अल्टीमेटली ये वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस रहेगा। बोल हाँ या ना? तो वेरिएबल कॉस्ट का ऊपर में डिफरेंस आ गया तो नीचे में भी आउटपुट का डिफरेंस ले ले, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला यही बनता है। अरे ऐसे ही यही लॉजिक हमने इसमें देखा था ना, हाई एंड लो में। यही लॉजिक हमने इसमें हाई एंड लो में भी देखा था, याद है क्या? फिक्स कॉस्ट एलिमिनेट हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स वैल्यू बनता है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स वैल्यू। लॉजिक समझाया तो एक बार थम्स अप दे दे, फॉर्मूले का लॉजिक समझाया तो एक बार थम्स अप दे दे। फॉर्मूले का लॉजिक क्लियर है? दे आयो, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से आगे बढ़ूँ। ये एक बार हमारा बॉडी के अंदर चला गया, ये एक बार हमारा बॉडी के अंदर चला गया, तो अब हमने करना है क्या? इसका एप्लीकेशन करना है। इसका क्या करना है? एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन और जो भी है। आपको नहीं लगता इसको आप एक बार यूज़ कर चुके हो? इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर चुके हो? ये वाली मेथड में आपने जब इसको हाई एंड लो से सॉल्व किया, तो एक्चुअली आपने इसको हाई एंड लो से सॉल्व किया था कि कंपेरिजन से सॉल्व किया था? प्रॉब्लम नंबर 3 आपने हाई एंड लो से सॉल्व किया था कि कंपैरिजन मेथड से सॉल्व किया था? प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर में आपने मशीन आर को बेस बनाया था, सेल्स वैल्यू को नहीं। तो आपने लिखते वक्त देखो यहाँ पे नीचे में मशीन आर लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपने हाई एंड लो नहीं लगाया था, आपने यही कंपैरिजन लगाया था। समझाया तो थम्स अप दे। आपने यहाँ हाई एंड लो नहीं लगाया था, आपने यही मशीन आर लगाया था, यही कंपैरिजन मेथड लगाया था, है ना? किया है हमने सॉल्व, एक ही है। हाई एंड लो और कंपैरिजन एक जैसे ही है। चले प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ ये, मेरी मदद के बगैर एक बार ट्राई करो, आता है ना आपको? एक बार ट्राई तो करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी मदद के बगैर इसको टिराई कर पाते हैं। टिराई ले, हरी अप फास्ट। With the help of following information you are required to calculate variable cost per unit। यहाँ पे पर यूनिट ही पूछा है और फिक्स कॉस्ट बाय कंपैरिजन मेथड बोला हुआ है। अब तेरे को एनालिसिस चार्ट शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पूछा हुआ है। कंपैरिजन चार्ट की ज़रूरत नहीं है वैसे अभी यहाँ पे, एनालिसिस चार्ट जो हम बनाते थे आखिर में। हाँ बोल। प्राइवेट चैट में लिख देना रे बेटा, बाकियों को भी मौका दे। प्राइवेट चैट में लिख दे। तो मेरे को प्राइवेट चैट में आंसर्स आ गए हैं, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स के आ गए हैं। क्लास में 4 ही तो बच्चे हैं न, 2-3 के आंसर आ गए तो सभी के आ गए। अब बोलना पड़ता है 2-3 के आ गए मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? चलिए 2 जन के आंसर्स आए, गुड, शाबाश। सोचे फिक्स कॉस्ट भी निकाल ही लेना हाथों हाथ, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया है तो फिक्स कॉस्ट भी निकाल ही ले हाथों हाथ। कैसा करोगे आप? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट कितना है? चेंज इन कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज कितना हो जाएगा? 300 माइनस 260 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 100, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 1 रुपया पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। किसी को भी बेस बना लो, हम जनवरी को बेस बना लेते, ठीक है? जनवरी को बेस बना रहा हूँ मैं। जनवरी को बेस बनाया तो ये हो जाएगा 260 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमको नहीं पता, बट वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1, तो 260 माइनस 100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट,
देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 160। समझाया तो थम्स अप दे दो, समझाया तो थम्स अप दे दो। सभी को आया आंसर निकालते? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है, ये दिया नहीं रहता तो हमको समझ में आया रहता क्या? ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया नहीं रहता तो देख, फिक्स तो नहीं है क्योंकि कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स तो नहीं है क्योंकि कॉस्ट चेंज होगी, बराबर है क्या? अगर ये फिक्स रहता तो ये भी 260, ये भी 260 रहता, या ये भी 300 रहता और ये भी 300 रहता, बराबर है? अगर ये फिक्स रहता तो ये फिक्स नहीं है, तो क्या वेरिएबल नहीं है क्या? पर यूनिट कॉस्ट चेक कर लेना, ये कितना आता है पर यूनिट कॉस्ट तेरा? 260 डिवाइडेड बाय 100 कर, तो 260 डिवाइडेड बाय 100। एग्जाम में अगर तेरे को समझ में नहीं आया कि वो कॉस्ट फिक्स्ड है या वो, तो एक बार ये चेक कर लेना। ये हो गया 2.6 हो गया तेरा, और 300 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 140 कर देना, 300 डिवाइडेड बाय 140 2.14 आता है, ये 2.14। तो ये वो नहीं है, समझ में आया क्या? तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, फिक्स्ड भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, मतलब ये सेम ही है। समझ में आया क्या? अच्छा, एक सुचित रुक जा, पेशेंस रख सुचित, पेशेंस रख, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अगला सवाल भी ट्राई करते हैं। अगले सवाल में मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, खुद का दिमाग लगाना, ठीक है? कॉपी करने दो मेरे को। सेम कंपैरिजन ऑफ पीरियड ऑफ आउटपुट मेथड है, कंपैरिजन ऑफ पीरियड। हम्म, ठीक। ये हो गया कौन सा? सिक्स्थ मेथड है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कर, सॉल्व कर फटाफट। हाँ जी, हुआ क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? चैट में लिखो। वेरिएबल कॉस्ट, एक जन ने जवाब दिए, दो तीन आगे जवाब आ रहे, सही है, सभी के सही है। बट व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितना? पहले तो आपको एक चीज़ समझना था कि ये दोनों चेंज हो रहा है, मतलब ये फिक्स तो नहीं है। और पर यूनिट ये 4 रुपये होता है, और ये हो जाता है तेरा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो कितना आता है? 3.85। तो ये वेरिएबल भी नहीं है, दिस इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, दिस इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ जी। मेरी स्माइल कुछ बोल रही है आपको। चला आ जाओ, मैं बताओगे कैसे करना है। देख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,35,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000
माइनस 10,000, ठीक है, ये तो सिंपल है। तो 1,35,000 माइनस 40,000 इज 95,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 95,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 95,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 3.8 पर यूनिट। कैल्सी अपने साथ में रखो। ओवर द पीरियड में कैलकुलेटर के ट्रिक्स भी आपको बताते चलूंगा जो आपको यूज़ करने हैं। तो कैल्सी रहना चाहिए, एक स्टडी कैल्सी, प्रेफरेबली एक ऐसा कैल्सी वापर लिया करो जिसमें सारी बटने, बताता हूँ मैं क्लास के बाद बताता हूँ, अभी आगे बढ़। अब यहाँ पे आपको निकालना है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कोई भी एक बेस बना लो, कोई भी एक ईयर 6 मंथ को बेस बना लो, इसको बेस बना लो चलेगा। इसको अगर मैं बेस बनाऊंगा तो ये हो जाएगा तेरा 40,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट नहीं पता, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 3.8, 10,000 इंटू 3.8, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा तेरा 40,000 40,000 माइनस 38,000 इधर चला गया ना, इज इक्वल टू के इधर साइड चेंज साइन चेंज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, देयर फोर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा तेरा 2,000 हो जाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो में जवाब दे। फिक्स कॉस्ट तेरा 2,000 हो जाएगा क्या, यस और नो? बट आपको नहीं लगता ये जो फिक्स कॉस्ट तूने निकाला है 2,000 रुपये, ये जो फिक्स कॉस्ट तूने 2,000 रुपये निकाला है, ये 2,000 रुपये का जो फिक्स कॉस्ट है दिस इज फॉर 6 मंथ्स। ये जो 2,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट आपने निकाला है ना बेटा, ये 2,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट 6 महीने के लिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि हमने इस इक्वेशन को बेस बनाया था। हमने किस इक्वेशन को बेस बनाया था? हमने इस इक्वेशन को बेस बनाया था, और ये इक्वेशन ही 6 महीने के लिए था। ये इक्वेशन ही 6 महीने के लिए था। तो ये जो फिक्स कॉस्ट निकली वो 6 महीने के लिए निकली है, और हमको क्वेश्चन में उसने 6 महीने की कॉस्ट पूछा है कि होल ईयर की पूछा है। सोच समझ के जवाब देना। उसने कॉस्ट 6 मंथ्स की नहीं पूछा है, उसने कॉस्ट होल ईयर की पूछा है। तो आपको नहीं लगता अगर आपने फिक्स कॉस्ट में जवाब 2,000 रुपये लिखा है तो आप गलत हो? आपका सही आंसर, आपका सही आंसर जो होना चाहिए था, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था? थर्ड में फिक्स कॉस्ट फॉर होल ईयर। फिक्स कॉस्ट फॉर होल ईयर कैसे निकालेंगे हम? फिक्स कॉस्ट फॉर होल ईयर, बच्चा फिक्स कॉस्ट फॉर होल ईयर कितना हो जाएगा? 2,000, ये 6 महीने का है तो इसको इंटू 2 कर दूंगा तो होल ईयर का आ जाएगा क्या? 4,000। 2,000 इंटू 2 कर दूंगा तो 4,000 पूरे साल भर का आ जाएगा। बॉडी में गया है तो थम्सअप दे, बॉडी में गया है तो थम्सअप दे। 6 महीने का कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा तो साल भर का होगा या नहीं होगा? सर पिछले क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों नहीं किया था? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने सिर्फ फिक्स कॉस्ट पूछा था। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो उसने क्या पूछा था? सिर्फ फिक्स कॉस्ट पूछा था। तो हमने कायदे से पिछले क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट निकाले ना वो पर मंथ थी। अगर उसने होल ईयर की पूछा रहता ना तो मैंने मल्टीप्लाइड बाय 12 किया रहता। पिछले क्वेश्चन में उसने सिर्फ फिक्स कॉस्ट पूछा था तो हमने 160 लिख दिया। अगर उसने पिछले क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट साल भर की पूछा रहता तो हमने किससे मल्टीप्लाई किए रहते? 12, क्योंकि ये 160 एक महीने की फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि इक्वेशन में आपने एक मंथ को बेस बनाया था, इक्वेशन में आपने एक मंथ को बेस बनाया था। समझ में आया तो थम्सअप दो रही, समझ में आया तो थम्सअप दो। हम ये ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हैं और फिर बाद में इंस्टीट्यूट को गाली मारते कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देती, इंस्टीट्यूट कतई नालायक है करके। ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट नालायक नहीं है, हमने पेपर सही नहीं सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लिया है क्या आपने? प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर लिख लिया है सभी ने? हाँ या ना में जवाब दो, थम्सअप दे दो। लिख लिया होगा तो थम्सअप दे दो।
आगे बढ़ा रहा हूँ मैं डिस्कशन। अगले सवाल, अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला जो मेथड है ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से बेस्ट मेथड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट बोलती है कि ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है। कौन सा? इंस्टीट्यूट विल गोना से कि लीस्ट स्क्वायर मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, बट मेरे हिसाब से ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, कंपैरिजन ऑफ पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये वाला मेथड वापरेंगे। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये वाला मेथड वापरेंगे। बट अगर थेरेटिकली अगर उन्होंने पूछा विच इज़ द बेस्ट मेथड, तो ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है। एंड विच मेथड इज इजी टू अप्लाई? इजी टू अप्लाई ये वाला मेथड था, तुक्का मेथड, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड वॉज इजी टू अप्लाई। बट व्हाट इज बेस्ट? लीस्ट स्क्वायर मेथड इज बेस्ट। बट हमारे हिसाब से हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे वो कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पीरियड एंड लेवल एक्टिविटी। आई होप क्लियर है। चलिए आ जाए लीस्ट स्क्वायर मेथड पे आ जाइए, ध्यान से देखिएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या बोलते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड है, बोले बेस्ट मेथड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। This is statistical method and based on the finding on the line best fit to the number of observation। ध्यान दें, एक्चुअली इससे इक्वेशंस बनाने हमको, इससे क्या बनाने होते हैं हमको? इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे? चल आ जाए, ध्यान दे क्या दिया हुआ है। द मेथड यूज द लीनियर इक्वेशन। क्या यूज करता है वो? लीनियर इक्वेशन यूज करता है। क्या यूज करेंगे? दे आर गोइंग टू यूज द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये छोड़ दे, ये वाले इक्वेशन पे पढ़ मत, मैं तेरे को यहाँ पे अपने शब्दों में समझाता हूँ। सेम क्वेश्चन अपने शब्दों में। ये कहाँ गया? ये रहा सेवेंथ प्रॉब्लम, ली स्क्वायर मेथड। एक बार मेरी मदद के बगैर, एक बार मेरी मदद के बगैर आप लोग कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट से इसको सॉल्व करके देखिए, तो ताकि आपको पता चले कि आंसर जो हम निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है। कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट आता है ना, कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट हम सबको। इसको एक बार कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेथड से सॉल्व करके देखिए। कम ऑन, हरी अप फास्ट। कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेथड से सॉल्व करिए इसको। कितना आ रहा है कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको लिखे तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी 1275 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 150। 200 माइनस 150 कितना होता है ये? 1275 75 डिवाइडेड बाय 50। आंसर गोना भी 1.5। 1.5 तेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। 1.5 क्या आ गया तेरा? वेरिएबल कॉस्ट। 1.5 वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में किसी भी एक को बेस बना लो, इसको बेस बना लो, चलेगा क्या? तो 1200 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 150 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कर ले। 1200 माइनस 150 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 225 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो 1200 माइनस वो कर दिया तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 975 होता है। फिक्स कॉस्ट तेरा 975 होता है। समझ में आया तो थम्स अप दे दे, समझ में आया तो थम्स अप दे दे। पक्का कोई डाउट नहीं है? तो ये हमने कैसे सॉल्व किया? कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेथड से।
एक बार आपने कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट से सॉल्व किया तो अब ज़्यादा लीस्ट स्क्वायर मेथड समझ लेते, जरा लीस्ट स्क्वायर मेथड पे कंसंट्रेट करते। लीस्ट स्क्वायर मेथड सिंपल एक लॉजिक पे बेस्ड है, एक इक्वेशन पे बेस्ड है। इक्वेशन क्या रहता है हमारा, अगर हम टोटल कॉस्ट का इक्वेशन बनाए तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इक्वेशन यही रहता। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या कर इक्वेशन बना ले, पहले 80% वाला इक्वेशन बनाता हूँ मैं। 80% के लिए अगर मैं इसमें फॉर्मूले में डालूँ, क्या कर रहे हैं हम, 80% हमारे को टोटल कॉस्ट पता है 1275, हमारे को फिक्स कॉस्ट नहीं पता। लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट एज एक्स, या वाई भी अज्यूम कर सकते हो, जो भी आपको अज्यूम करना है। फिक्स, या इसको चेंज कर देता हूँ मैं, रुक जा, पहले वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूँ फिर फिक्स कॉस्ट लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। लेट्स अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट एज एक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज एक्स। क्या बोला मैंने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आप एक्स ले लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स को आप क्या ले लोगे, एक्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी आर्स पता है ना आपको, आर्स, आर्स कितना है आपका 150, 150 नहीं, सॉरी 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 150 नहीं है, 200 है, 200 है, हमने पहले 80% लिखा ना। नंबर ऑफ आवर्स पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट विल अल्टीमेटली बी नंबर ऑफ आवर्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एक्स माना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एक्स माना है, ठीक है। प्लस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम वाई ले लेते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंट इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंट इन पर यूनिट। बॉडी में गया। अच्छा, इसको मैं इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको अगर x इंटू 200 है, x इंटू 200 को 200x लिखूँ तो चलेगा क्या? x इंटू 200 को 200x लिखूँ तो चलेगा, हाँ या ना? मैथमेटिक्स, a इंटू बी इज ए बी, ए इंटू बी इज ए बी, वही है ना? तो इसको हम क्या, 200x लिखूँ तो किसी को कोई आपत्ति है तो अभी पूछ ले, सर ऐसा क्यों किया? वो मैथ से क्यों की? मैथ्स में मेरे को पहली डर लगता, बच्चे पहली कॉमर्स इसलिए लेते क्योंकि मैथ्स से नफरत करते। तो अगर कोई डाउट होगा तो अभी पूछ ले, मैं पढ़ाएगा, मैथ भी पढ़ाएगा, 10 रुपये अलग से लेंगे उसके, ठीक है? देते तो हो नहीं तुम वैसे भी। अरे कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? इक्वेशन समझाना कैसे बनाया हमने, ठीक है? 80% वाला इक्वेशन बन गया, 60% वाला बना लेते अभी, 60% वाला इक्वेशन। 60% वाला इक्वेशन हो गया 1200, 1200 इज इक्वल टू 150x, 150 आर से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट तो वाई है, फिक्स कॉस्ट तो वाई है। आपको नहीं लगता इन दोनों को कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं? इन दोनों को कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयर करके मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर ले, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर ले, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 200 माइनस 150 विल बी 50x इज इक्वल टू 75। ऐसा होता है क्या? 1275 माइनस 1200 इज 75, तो 75 इज इक्वल टू 50x, 75 इज इक्वल टू 50x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1.5 पर आर। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे। डोंट यू थिंक ये अब तेरा 1.50 पर आर आ गया? एक बार तेरे को 1.50 पर आर पता चल गया, एक बार तेरे को 1.50 पर आर पता चल गया, तब इससे तू इक्वेशन बना सकता है ना। इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है तेरा, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दे, अपन 60% में डालते हैं। 1200 इज इक्वल टू, 1200 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 150 इंटू 1.50, ऊपर सॉल्व किया है वैसे हमने ये इक्वेशन। 1200 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस कितना होता है ये, 50 इंटू 1.50 कितना हो गया, 225। तो 1200 माइनस 225 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1200 माइनस 225, 975। समझा है? ली स्क्वायर मेथड समझिए क्या, ली स्क्वायर मेथड समझिए क्या? अब मेरा आपसे सवाल ये है, इतनी बड़ी मेथड लगाना परवड़ता कि इतना करना परवड़ता? इतना लंबा मेथड करना परवड़ता कि वो येलो बॉक्स करना परवड़ता?
ये परवड़ता नहीं ना, कंपैरिजन लेवल लगाने को परवड़ता ना, यस और नो? समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। ली स्क्वायर मेथड समझिए, एक बार लिख ले, लिख के रख ले, ली स्क्वायर मेथड लिख के रख ले। पीयूष तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, मैंने पढ़ लिया हो तेरा सवाल, पहले ये लिख ले। चलिए एक बार अब समझते हैं। सर सर जब सभी चीज़, सभी मेथड, सभी फंडे हमारे, सभी क्वेश्चंस हमारे जब कंपैरिजन मेथड से सॉल्व होते हैं तो ली स्क्वायर मेथड आई क्यू। सवाल ये था कि जब कंपैरिजन मेथड से सारी चीज़ें सॉल्व होती है तो लीस्ट से क्यों हुई। आपको पता है क्या? अच्छा एक सवाल का जवाब देना, याले मेथड से, ये पांचों मेथड से आंसर्स अलग अलग आएंगे कि सेम ही आएंगे? पांचों मेथड से आंसर्स अलग अलग आएंगे कि सेम ही आएंगे? एक्सेप्ट एनालिटिकल मेथड, एक्सेप्ट एनालिटिकल मेथड, आपको नहीं लगता चारों से आंसर एग्जैक्ट सेम आएंगे? एनालिटिकल मेथड में तुक्का गलत हो सकता है तो आंसर गलत होने के चांसेस तो भी है, बट याली मेथड, याली मेथड, याली मेथड, याली मेथड, इससे आंसर सेम ही आने वाले हैं ना। इस आपको लगता है तो एक क्वेश्चन लेकर तीनों मेथड से सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, तीनों मेथड से सॉल्व करके देख भी लेना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। पट 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 वर्बली सॉल्व कर दो इसको, पट पटापट। चेक करना है कि समझ गया है, चेक करने की जरूरत है कि जम गया है बेटा? बोलते ही नहीं कुछ, तुम अलग ही चुप बैठ जाते हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया है, इससे सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए हाई लो से भी सॉल्व किया हुआ है हमने, हाई लो से भी सॉल्व किया है, आता है ना 400 रुपये पर यूनिट। हाई लो से हो गया मतलब कंपैरिजन से भी आ जाएगा, ग्राफिकल से हो गया, हाई लो से हो गया, कंपैरिजन से हो गया। ली स्क्वायर से भी सॉल्व करके देख लेना, आता है ली स्क्वायर और कंपैरिजन तो अभी चेक किया, दोनों से आंसर सेम आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चारों मेथड है, ये चारों मेथड से आंसर सेम ही आता है? ये चारों मेथड से आंसर सेम ही आता है, तो फिर ये मेथड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर ये इतनी अलग अलग मेथड क्यों? सर सबसे अच्छी मेथड तो हमको ये लग रही है, तो ये अलग अलग मेथड क्यों निकली? अब बात समझो, ये मेथड एक दिन में नहीं निकली है, ये मेथड एक दिन में नहीं निकली। अलग अलग महापुरुष रहते हैं जो अपने अपने कंसेप्ट, अपने अपने थेरी लिख लिख के सबमिट करते, पेपरबाजी करते ना, पेपर सबमिट होता, फिर एक एक थेरी अप्रूव होते जाती कि हाँ इससे भी आंसर आता, इससे भी आंसर आता, इससे भी आंसर आता, इससे भी आंसर, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके अप्रूव हो जाते, इसलिए इतनी सारी मेथड बनी हुई है, इसलिए इतनी सारी मेथड बनी। सर ऐसी मेथड क्यों बनी हुई, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ऐसी मेथड क्यों बनी हुई? जब सर कैलकुलेटर है तो हमारे को टेबल काय को सीखने पड़ते हैं, इसका कोई कारण नहीं है भाई, इसके पीछे का लॉजिक ही है, बट वो है। आई होप समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप समझ में आया। समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है आगे बढ़ो, जिनने सवाल पूछा था उनको समझ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम मोटा मोटी सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर में, अब थोड़ा सा थेरी पार्ट बचा हुआ है, उसको जल्दी से निपटा देते हैं। हम एक्चुअली ओरिजिनल टॉपिक अगर आपको याद होगा तो ओरिजिनली हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं 2 दिन से। क्लास सर सर इतने छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते क्या? एक जन ने एक सवाल पूछा है, इतने छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते क्या? बेटा ये छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट इसका एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन मतलब वो कंपैरिजन ऑफ हाई एंड लो हम यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक में पूरा थियरी है। चैप्टर नंबर 1 अगर आप आपकी मॉड्यूल उठा के देखोगे तो पूरा थियरी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने मेरे तरफ से वो क्वेश्चन बनाए हुए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी। ये हो गया हमारा, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब हमारी 3 मेथड्स 3 टाइप्स और बचे हुए, तो आ जाए इसको पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ। अच्छे बच्चे की तरह सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, मुंडी उंडी झटकेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। देख ले ये अगर तेरे को याद है तो हम यही पढ़ रहे हैं ना। हमने टाइप ऑफ कॉस्ट से शुरू किया था। हमने टाइप ऑफ कॉस्ट से शुरू किया था, उसमें नेचर पढ़ा। नेचर में मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सारे इनडायरेक्ट मिला के दे आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। सारे इनडायरेक्ट मिला के दे आर टर्म्ड एज ओवरहेड। आगे आपसे एक गलती होंगी, मैं अभी पहले ही वार्न कर देता हूँ आपको। मेरे को बता, 3 है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बच्चे बाद में उसको क्या बोलने लगते? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स बोलने लगते। मेरे को बता, एक्सपेंसेस और ओवरहेड सेम है कि अलग अलग है? एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड सेम है कि अलग अलग है? जवाब दे। बच्चे धीरे धीरे गलती करते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड बोलने लगते। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। डिज़ाइन का कॉस्ट बता दिया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बता दिया, बट वो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स भी है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड है। एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, और सारे इनडायरेक्ट जो रहते हैं वो ओवरहेड्स भी रहते हैं। तो बच्चे ना एक्सपेंसेस को रिप्लेस कर देते हैं ओवरहेड से। ये मेरा बोलना सही है या गलत है? एक्सपेंसेस को अगर मैंने ओवरहेड से रिप्लेस कर दिया तो मेरा बोलना सही है कि गलत है? जवाब दे। क्यों? क्योंकि ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी आते हैं। ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी आते हैं। तो बच्चा ये गलती मत करना कि एक्सपेंसेस को ओवरहेड से रिप्लेस कर दिया। एक्सपेंसेस आर डिफरेंट थिंग एंड ओवरहेड्स आर डिफरेंट थिंग। हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे इनडायरेक्ट मिला के ओवरहेड्स बनते हैं। ठीक है। फिर फंक्शन के बेसिस पे हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ लो तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएंगी, एडमिन ओवरहेड जोड़ लो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ लो तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, लास्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस भी आप निकाल सकते हो। उसको हमने बेसिक कॉस्ट शीट पढ़ा। फिर हमने वेरिएबिलिटी में पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट where the total variable cost changes with the level of output. Fixed cost does not changes with the level of output. Semi variable cost is comparison of that. उसका हमने इंडिविजुअल पर यूनिट भी रिलेशन देखा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट will change, whereas total cost as well as per unit cost will change in semi variable cost. सेग्रीगेशन के हमने 4-5 मेथड पढ़े। ग्राफिकल मेथड जिसमें हमने ग्राफ बना के फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की थी। हाई लो मेथड, टोटल कॉस्ट एट हाई माइनस टोटल कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू एट हाई माइनस सेल्स वैल्यू एट लो। हाई लो के बाद में हमने पढ़ा था एक मेथड जिसका नाम था एनालिटिकल मेथड, जिसको हम तुक्का मेथड बोलते थे, जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करते थे। वो तुक्का मारता था और बेस्ट जजमेंट देता था कि उसके हिसाब से कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड। और एक मेथड हमने पढ़ी लास्ट वाली, कंपैरिजन के बाद एक और पढ़ी थी हमने कंपैरिजन मेथड, चोर मेथड है। इसने हाई लो से चोरी किया अपना कंसेप्ट, जिसमें इन्होंने बोला चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। हाई लो में क्या होता था? चेंज इन कॉस्ट रहता था, बट बेस में क्या रहता था? सिर्फ सेल्स वैल्यू। यहाँ पे बेस में हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। बेस में हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। एंड इसके बाद हमने एक मेथड देखी थी ली स्क्वायर मेथड, जिसको इंस्टीट्यूट बेस्ट मेथड बोलता है, बट उससे ज़्यादा अच्छी मेथड कंपैरिजन है, ये हमारा जजमेंट बोलता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे वापस आ जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट वाले कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं। बच्चा जब हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे तो अगली कॉस्ट जो है, अगला कॉस्ट क्या है हमारा? कंट्रोलेबिलिटी। अगला बेसिस क्या है हमारा? कंट्रोलेबिलिटी। चौथा कॉस्ट है ना ये हमारा चौथा कॉस्ट। अब ज़रा ध्यान दे, मेरे साथ लिख लो आप लोग। ये क्या पेन गड़बड़ कर रहा है ना? तो ये पेन से हम बहुत अच्छी राइटिंग नहीं निकाल पाते सर, वैसे ही आपकी राइटिंग कोई बहुत बहुत अच्छी है नहीं। हाँ मालूम मालूम है। कंट्रोलेबिलिटी क्या बोलते हैं हम? कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं ना तो कंट्रोलेबिलिटी के दो है, एक कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। लिख लो मेरे साथ साथ में। अब ये कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे इधर में पावर फेलियर का इशू है, मेरे इधर में लाइट बहुत बार चली जाती है, मेरे इधर में लाइट बहुत बार चली जाती है। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। पावर फेलियर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जनरेटर लगा लूँ या तो मैं इन्वर्टर ले लूँ। दो ऑप्शन है, ये लिखना एग्जाम्पल बाजू में, ठीक है। मैंने या तो जनरेटर लगा लेना या तो मैंने इन्वर्टर लगा लेना है। बट अगर मैंने जनरेटर लगाया तो मेरे को 15,000 रुपये लगेंगे, बट यदि मैंने इन्वर्टर लगाया तो मेरे को 20,000 रुपये लगेंगे, ठीक है।
मैंने अगर जनरेटर लगाया तो 15,000 रुपये लगेंगे, इन्वर्टर लगाया तो मेरे को 20,000 रुपये लगेंगे। मैं कोई भी ऑप्शन के साथ जाऊँ, चाहे मैं जनरेटर लगाऊँ चाहे मैं इन्वर्टर लगाऊँ, बच्चा जवाब दे। चाहे मैं जनरेटर लगाऊँ चाहे मैं इन्वर्टर लगाऊँ, मेरे को 15,000 रुपये तो मिनिमम लगने ही वाले हैं ना। पावर फेलियर को ओवरकम करने के लिए फिर मैं चाहे जनरेटर लगाऊँ चाहे मैं इन्वर्टर लगाऊँ, क्या मेरे को 15,000 रुपये लगने ही वाले हैं क्या, हाँ या ना। तो ये जो 15,000 है ना, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई। 15,000 रुपये कुछ भी कर लगने ही वाले, 15,000 रुपये को हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। वेयर एज ये जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है, डोंट यू थिंक इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो, कितनी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो, 5,000 की कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो ना। आप सिर्फ 5,000 की कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, बाकी तो लगना ही है। आप 5,000 की कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, बाकी तो लगना ही है ना, हाँ या ना। तो 5,000 आप कंट्रोल कर सकते हो, बट 15 तो लग नहीं है, 15 तो लग नहीं है। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड नॉन, जो हमारे हाथ में, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। टेक्निकली आपको नहीं लगता कि एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। टेक्निकली आपको नहीं लगता कि एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। सर इसका मतलब क्या, मैं बोलता हूँ ना जनरेटर लगा ना इन्वर्टर लगा, रहे अंधेरे में, किसी ने रोका है क्या। ना तू जनरेटर लगा ना तू इन्वर्टर लगा, तू अंधेरे में रहने का भी ऑप्शन है ना, शट डाउन करने का भी ऑप्शन है ना। जितने देर लाइट जाएंगे उतने दिन हम काम नहीं करेंगे, जितने देर लाइट जाएंगे हम उतने देर काम नहीं करेंगे। तो डोंट यू थिंक टेक्निकली अगर हम बात करें तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इज ऑल्सो कंट्रोलेबल, बट कंपेयर करोगे आपकी ये दो करना ही है, तब आप बोल सकते हो कि इतना अनकंट्रोलेबल और इतना कंट्रोलेबल है। तो आपको नहीं लगता कंट्रोलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, कंट्रोलेबिलिटी विल डिपेंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। समझा है तो यस और नो बोल, समझा है तो यस और नो बोल। कंट्रोलेबिलिटी विल डिपेंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। क्लियर है, लिख लिया है क्या ये, लिख लिया है ये, एग्जाम्पल बनाकर लिख लिया आपने इसको इस तरीके से। आगे बढ़ो अगले इसके इस तरफ, लिख लो एक बार आराम से लिख लो। जनरेटर और इन्वर्टर लिखा हुआ है, जनरेटर लगाएंगे तो 15,000 लगेगा, इन्वर्टर लगाएंगे तो 20,000 लगेगा। कुछ भी कर 15,000 तो लगने ही वाले, कुछ भी कर 15,000 तो लगने ही वाले, ठीक है। तो 5,000, चलिए हो गया लिख के। एक और, एक और, अगला क्या है तेरा, कंट्रोलेबिलिटी के बाद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, चला जाए नॉर्मेलिटी, बड़ा बड़ा शब्द है, दर्शन छोटे हैं, इसको ध्यान से सुनना, पांचवा वाला नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात करें तो दो होती है, एक होती है नॉर्मल कॉस्ट और एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मेरे पास जो लेबर है वो मैंने 12 घंटे के हिसाब से रख रखी है, 12 घंटे दिन में काम करेंगी, लेबर को मैं 12 घंटे की पगार देता हूँ, जिसमें से वो 10 घंटे एक्चुअली वर्क कर रहा है, 10 घंटे उसने एक्चुअल वर्क किया है। 1 घंटे का ब्रेक लेता है वो, खाना वाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में जो भी ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, हाई टी वगैरह लेता है, वो वॉशरूम वगैरह जाता है, उसको मिला के वो 1 घंटा लेता है। बच गया 1 घंटा, जो है ना 1 घंटा ना वो मटेरियल के लिए वेट करता रह गया, मटेरियल के लिए वेट करता है, मटेरियल के लिए वेट करने में चला गया। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देना, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। डोंट यू थिंक ये जो 10 घंटे के मैं पैसे दूंगा, समझ लो 1,000 रुपये अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से दे रहा हूँ, 10 घंटे के जो मैंने 10,000 रुपये अगर उसको देने हैं, तो ये नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है, क्या लगता है आपको। ये नॉर्मल कॉस्ट होगी ना, ये तो देना ही पड़ेगा, हाँ या ना। थम्स अप दे, समझा है तो, ये नॉर्मल कॉस्ट है ना, ये तो इनकर्ड करनी है, बिजनेस करना है तो भाई लेबर चार्जेस तो देने हैं, समझा है तो थम्स अप दे। ये नॉर्मल कॉस्ट हो गई, होनी है, लगनी चाहिए। अच्छा ये जो ब्रेक है, ये 1 घंटे का जो ब्रेक दिया, ब्रेक दिया तो सैलरी कटती है ऐसा तो है नहीं, ब्रेक दिया तो सैलरी कटती है ऐसा तो है नहीं, ब्रेक दिया तो भी कॉस्ट है ना, ब्रेक दिया तो भी कॉस्ट है कि नहीं है, हमको देना ही पड़ता है 1,000 रुपये उसके ब्रेक के कंसिडर करते हुए देना ही पड़ता है ना। मेरे को अगर एक एम्प्लॉय से 10 घंटे का काम करवाना है तो 11 घंटे की पगार देनी पड़ती। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो नॉर्मल।
दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, येस और नो में जवाब दो, हाँ या ना, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अगर मेरे को उससे 10 घंटे का काम करवाना तो 11 घंटे की पगार देनी है, हम मान के चलते हैं। बट वो मटेरियल के लिए जब वेट कर रहा था, मटेरियल के लिए जब वो वेट कर रहा था, दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। आपको नहीं लगता आपके इंटरनल कंट्रोल की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है, आपके इंटरनल कंट्रोल की वजह से कोई नुकसान हुआ है जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। आपने अगर आपका मैनेजमेंट सही रखा रहता, मटेरियल का स्टॉक मैनेजमेंट सही रखा रहता आपने, तो आपका ये कॉस्ट अवॉइड किया जा सकता था। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मैलिटी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, नॉर्मैलिटी एबनॉर्मल एंड नॉर्मल। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। लिख ले इसको एग्जाम्पल के साथ में। हो गया है क्या? चलिए आ जाइए जरा नोट्स पे आ जाते हैं। ये जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको, जो लाइव देख रहे हैं, आपको तो मैंने व्हाट्सएप में शेयर कर देना है। देखिए ये जो अभी हमने पढ़ा कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, ये अभी हमने पढ़ा ना कंट्रोलेबल, द कंट्रोलेबिलिटी, द कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट या नॉन कंट्रोलेबल, जो भी आप बोलना चाहो। द कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। सर ये प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, ये मैं समझाऊंगा। मैंने बेसिकली क्या बोला था, डिसीजन हम ले सकते हैं ना, इधर खरीदना नहीं खरीदना। तो प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये डिसीजन सेंटर्स होते हैं, इनको डिसीजन लेने का हक होता है, मैनेजमेंट बेसिकली is called as controllable cost. Controllable cost incurred in particular responsibility center that influence the action of the manager holding that वही। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉस्ट कंपेरिजन ये सब छोड़ दे, अपना वो जनरेटर वाला एग्जाम्पल याद रखना। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन नॉट इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग। आपको नहीं लगता अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की वजह से क्या कर लोगे, जनरेटर तो लेना है, 15,000 की कॉस्ट लग गई, तू कर ना कर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट it not vary and it is sometimes left to individual judgment. The fact is that cost is uncontrollable, it only the relation, it is a relation to particular individual that may specify particular cost is either controllable or uncontrollable. तो आपको नहीं लगता टेक्निकली कोई भी कॉस्ट कंट्रोलेबल हो सकती है, बट वो रिलेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें कि इसके कंपैरिजन में ये बात करें, तो हम जज कर सकते हैं कि ये वाला कंट्रोलेबल है, वो वाला नॉन कंट्रोलेबल है। नॉर्मेलिटी हमने देखा, it is cost which normally incurred at the given level of output under the condition. Abnormal cost that is not normally incurred at the given level of output in the condition which normally attend, it charges to the costing period। इसका मतलब क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे कि चार्जेस टू कॉस्टिंग पीरियड मतलब क्या, ये हम देख चुके हैं। अब एक इसमें आखिरी बेसिस हमारा बचता है कॉस्ट बाय कॉस्ट
फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर में बहुत सारे, इसके अंदर में बहुत सारे हैं। ये देखो कितने, ये बढ़ते जा रहे 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 बढ़ते, कितने हैं? 18। ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी बिठा के अगर एक एक पढ़ाने गया ना तो फट जाते हैं हम, समझ में नहीं रहता, याद भी नहीं आता। हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कॉस्ट वापरी गई है ना, इसका हम यूज़ करते हैं आने वाले पीरियड में। जैसा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब हम हमारे अलग अलग चैप्टर्स में हम अलग अलग जगह ये सब कॉस्ट यूज़ करने वाले हैं। तो जब मैं वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी पढ़ने में आ जाएंगी। हाँ या ना में बोल। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी पढ़ने में, तब एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से हम कॉस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी में गया तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया तो थम्स अप दे दे। तो अभी हमने जो पढ़ा एक बार अगर हम देखें तो हो गया, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता। ठीक है, अभी जो हमने देखा इसमें हमने क्या क्या देखा, कहाँ गया ये देख। हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट के अंदर में हमने 5 पढ़े, एक मैंने छोड़ दिया। कौन से 5 पढ़ लिए बेटा हमने? नेचर एंड एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, फंक्शन, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, नॉर्मलिटी, नॉर्मल, एबनॉर्मल, और उसके अंदर में कुछ 18 है, वो हम ओवर द पीरियड पढ़ते रहेंगे। तो आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नाम का टॉपिक क्लियर है सभी को। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नाम का टॉपिक क्लियर है। बॉडी में गया है? बॉडी में गया है? यस और नो? छोटा मोटा थ्योरी पोर्शन और बचा हुआ है, एक सेंटर्स के बारे में बचा। कोई सवाल पूछ रहा था, मैंने रोक दिया। कोई सवाल पूछ रहा था, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अब 2 मिनट आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जिसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स वगैरह तक हम कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स? कॉस्टिंग के हिसाब से 4 होते हैं मेजर बेसिकली। इन सबको ना डिसीजन मेकिंग यूनिट्स बोलते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की जब हम बात करते हैं ना, इन सब के पास में डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैनेजर्स, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में अगर इसको मैं पोर्ट्रे करूँ तो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, टॉप लेवल, मिडल। ये ऐसा हमने मैनेजमेंट OCSP में पढ़ा या बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है आपने, टॉप लेवल, मिडल। तो वो मैनेजमेंट को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसी तरीके से मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन से 4 हिस्से होते हैं तेरे मैनेजमेंट के? तो यहाँ देख 4 हिस्से क्या क्या है। एक होता है तेरा कॉस्ट सेंटर, एक होता है तेरा कॉस्ट सेंटर, दूसरा होता है तेरा रेवेन्यू सेंटर, दूसरा क्या होता है तेरा? रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। 4 समझे कौन से? कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। इसके मीनिंग समझते हैं, इसके एक करके मीनिंग समझते हैं। देख सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स मतलब क्या? एक मिनट। The organization grows function and organization has termed the volume of operation to have the better control over the organization. Management delegates its responsibility to authorized various department or person. तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट और पर्सनस रहते हैं उसको कॉस्टिंग में सेंटर्स बोलते हैं। उसको कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं? सेंटर्स। जिनके पास में जिम्मेदारी होती है टू टेक डिसीजन, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। These department or persons are known as responsibility center and they are held responsible for the performance of expenditure, revenue, profitability and investments. Expenditure यानी cost center, revenue is revenue center, profitability is profit center and investment की responsibility जिसको दे दी हमने उसको कौन सा center बोल देंगे हम? investment center। आप चाहो तो इसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हो, आप accounting center भी बना सकते हो, बट accounting center की costing में कोई खासा जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि accounting center cost incurred नहीं करता, वो सिर्फ डेटा मेंटेन करेगा। तो अकाउंटिंग सेंटर को ये लोग कॉस्टिंग में इज्जत नहीं देते। जो कॉस्ट इनकर्ड करेगा या जो रेवेन्यू लाएगा उसी को ये लोग इज्जत देते हैं। कैसे? सुन सुन सुन, कॉस्ट सेंटर 2 होते हैं, पहले समझ ले। कॉस्ट सेंटर का काम क्या रहेगा? कॉस्ट सेंटर का काम क्या रहेगा? कॉस्ट सेंटर का काम खर्चा करना रहेगा। कॉस्ट सेंटर का काम क्या रहेगा? खर्चा करना रहेगा। क्लियर है? इसके 2 तरीके के सेंटर होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर होता है और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर होता है। इफ इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर तो आउटपुट इज मेजर्ड एंड इनपुट रिक्वायर्ड द आउटपुट स्पेसिफाइड। एग्जांपल के तौर पे सर नहीं समझ में आया, आउटपुट इज मेजर्ड विथ इनपुट इज रिक्वायर्ड, ये समझ में नहीं आया। एग्जांपल के तौर पे, जैसा ये एग्जांपल है,
मेरे को एक सवाल, सिंपल सवाल का जवाब देना। मेरे को अगर 100 बच्चों को नोट्स बांटने, 100 बच्चों को नोट्स बांटने, 100 बच्चों को नोट्स बांटने, 100 स्टूडेंट्स को मेरे को नोट्स बांटने, मेरे एक नोट्स का कॉस्ट 1000 है। मेरे को 100 बच्चों को नोट्स बांटने, मेरे एक नोट्स का कॉस्ट 1000 है। तो ये स्टूडेंट हो गए, ये कॉस्ट ऑफ नोट्स हो गए। तो खर्चा कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए का होना चाहिए। खर्चा कितने का होना चाहिए? 1 लाख रुपए का होना चाहिए। बोल हाँ या ना। तो ये खर्चा करने की जिसकी जिम्मेदारी है, आपको नहीं लगता कि इनपुट के बेसिस पे मैं आउटपुट मेजर कर सकता हूँ? कितने इनपुट थे उसके बेसिस पे कितना आउटपुट आएगा ये मैं मेजर कर सकता हूँ। हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो में जवाब दे चैट में फटाफट। क्या हम ये मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दे रखी है, जैसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पब्लिकेशन हाउस को दे रखी है, हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है वो ये सब चीज़ें देखता है। तो डोंट यू थिंक दिस पब्लिकेशन हाउस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर? ये पब्लिकेशन हाउस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, यस और नो? हमने पब्लिकेशन को खर्चा करने की जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई जब जब स्टूडेंट आएगा तो नोट्स प्रिंट करके उसको दे देना। तो दैट पब्लिकेशन हाउस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। इनके पास में डिसीजन मेकिंग है, बट इनके पास में डिसीजन मेकिंग लिमिटेड है ना, टिल पब्लिकेशन ऑफ नोट्स। फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर पब्लिकेशन ऑफ नोट्स। एडवर्टाइजमेंट में गलती हुई तो इनकी गर्दन पकड़ूंगा क्या मैं? एडवर्टाइजमेंट में नुकसान हुआ तो हम इनकी गर्दन नहीं पकड़ेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। कॉस्ट सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछ ले। दे हैव डिसीजन मेकिंग पावर बट लिमिटेड टू पब्लिकेशंस। अगला है डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दोज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स विद इनपुट आउटपुट रेशियो डिफाइंस। मतलब मैं अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ, एडवर्टाइजमेंट का कोई रेशो नहीं है कि भाई मैंने 10,000 रुपये लगा दिए तो मेरे को 4 बच्चों का सॉरी एडमिशन मिलेगा। ऐसा कोई इनपुट आउटपुट रेशो में डिफाइन कर सकता हो क्या? एडवर्टाइजमेंट में आप कितना भी खर्चा कर लो, मिला तो 100 रुपये का भी बेनिफिट लाखों में मिलता है, और लाखों का बेनिफिट भी 2 रुपये का नहीं मिलता है। एडवर्टाइजमेंट का कोई इनपुट आउटपुट रेशो डिफाइन कर सकते हो क्या आप? बट एडवर्टाइजमेंट जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनके पास में एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने का बजट देता हूं, मैं बजट दूंगा, इनपुट डिफाइन कर सकता हूं, बट इनपुट आउटपुट दोनों का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं क्या हम? मैं उनको बोलूंगा कि एडवर्टाइजमेंट बजट मैंने मार्केटिंग बजट निकाल के दे दिया कि 10 लाख रुपए खर्चा करना है, बट वो 10 लाख रुपए खर्चा करेंगे और मेरे को इतने बच्चे मिल जाएंगे, ये रेशो में डिफाइन नहीं कर सकता। ये रेशो में डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसे सेंटर्स को हम कौन से सेंटर्स बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट सेंटर्स। ऐसे सेंटर्स को हम कौन से सेंटर्स बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट सेंटर। बॉडी में गया तो हम सब दे, बॉडी में गया तो हम सब दे। जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जब हम रिसर्च करेंगे तो ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट रेडी हो। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं इसका मतलब ज़रूरी है कि हमारा आउटपुट निकल के ही आएगा, हमारी वैक्सीन बनी जाएंगी, ऐसा ज़रूरी है? कई लोगों ने रिसर्च की वैक्सीन पे, हर कोई वैक्सीन बना पाया क्या? नहीं, हर कोई वैक्सीन नहीं बना पाया। आई होप क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए तेरे सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट सेंटर्स, जिसमें स्टैंडर्ड और डिस्क्रिमिनेटरी देखा हमने। अगला रेवेन्यू सेंटर। आपको क्या लगता है रेवेन्यू सेंटर पढ़ के क्या समझ में आता है? रेवेन्यू सेंटर पढ़ के क्या समझ में आता है? डोंट यू थिंक रेवेन्यू सेंटर का काम रहता है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू? जैसा हमारा रिसेप्शन, रिसेप्शन डेस्क जो एडमिशन लेता है, एडमिशन डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो जिसको, एडमिशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ना एडमिशन्स लेके आना, एडमिशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ना एडमिशन्स लेके आना। बोल हाँ या ना। तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सेल्स डिपार्टमेंट भी आप बोल सकते हो। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। सेल्स डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को बोल देता है अब बिक सकता है तो अब एडवर्टाइजमेंट कर, कैंपेन कर। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सोचेगा कि कैसे कैंपेन करना है, बट सेल्स डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू जनरेट करके लाना। तो डोंट यू थिंक सेल्स डिपार्टमेंट विल कैन टर्म एज रेवेन्यू सेंटर? थम्स अप दे, समझाए तो। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर्स जो रहे ये बेसिकली आपके जनरल मैनेजर बोल सकते हैं आप, जिनका काम रहता है खर्चा भी देखना, रेवेन्यू भी देखना। दे लुक इनटू द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, पैसा जहाँ से कमाया जा सकता है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड इनकर्डिंग एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ना। तो दे विल कीप वॉच ऑन एवरी, बेसिकली दे इंटीग्रेट एवरीथिंग, दे इंटीग्रेट एवरीथिंग। कॉस्ट सेंटर्स अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, रेवेन्यू सेंटर अलग अलग है, सब प्रॉपरली काम करके मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, इस पर वॉच रखने का जो काम रहता है वो प्रॉफिट सेंटर का रहता है। इस पर वॉच रखने का जो काम रहता है वो किसका रहता है? प्रॉफिट सेंटर का है। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। भाई जो अलग अलग सेंटर्स अलग अलग काम कर रहे हैं इनके ऊपर में नज़र रखना, इनको इंटीग्रेट करने का काम रहता है प्रॉफिट सेंटर का।
उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। उनके पास में भी जिम्मेदारी होती है कि हम वो कुछ ऑथराइज कर सकते हैं। जैसा हमने कॉस्ट सेंटर की लिमिट रखी है कि आप 50,000 तक का खर्चा बिना पूछे कर सकते हो, बट 50,000 के ऊपर का खर्चा करना है तो किससे पूछेंगे, वो आके प्रॉफिट सेंटर से। 50,000 के ऊपर का अगर उसको खर्चा करना है तो किससे आके पूछेगा, प्रॉफिट सेंटर से आके पूछेगा। प्रॉफिट सेंटर इज अबव रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है। अगला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, इनका सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ऑल्सो ऑथराइज द मेकिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या नया बिल्डिंग खरीदना है, क्या नए बेंचेस खरीदना है, क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्या। तो ये बेसिकली आपके टॉपेस्ट मैनेजमेंट हो गए, जिनके पास में क्या, ये तो प्रॉफिट पे भी नजर रखेंगे कि भाई अगर रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट, दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं। समझ में आया क्या। बेसिकली मैनेजरियल हायरार्की को इन्होंने सेंटर वाइज में डिवाइड कर रखा है। मैनेजरियल हायरार्की को इन्होंने सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे ऊपर में इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आएगा, उनके नीचे प्रॉफिट सेंटर्स आएंगे, प्रॉफिट सेंटर्स के नीचे दो बच्चे, कॉस्ट सेंटर्स और रेवेन्यू सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स और रेवेन्यू सेंटर। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। क्लियर है क्या। इस पे थेरी पूछने के चांसेस होते हैं, इसमें थेरी पूछने के चांसेस होते हैं, एग्जाम में भर भर के थेरी पूछे जा सकती है इस पर। ठीक है। नाउ लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव। वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग महंगा पड़ सकता है। सीधी बात है, आप नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही रहे हो, इनकम टैक्स के हिसाब से भी कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, फिर मैं आके बोलूँगा धप्पा अब तेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग भी मेंटेन करना है, तो एक अलग अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा ना उसके पीछे, उसके अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एवरीथिंग करना पड़ेगा, तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इट इज़ एक्सपेंसिव। साथ साथ में क्या बोला हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जा रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जा रहा है, तो इसका प्रॉफिट अलग आएगा, इसका प्रॉफिट अलग आएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा ना, कि कौन सी चीज़ वहाँ रिकॉर्ड हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ रिकॉर्ड हुई, वहाँ नहीं हुई, इसका रिकन्सिलिएशन हमको करना पड़ता है। अभी आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, जब पीजीपीपी आएगा आपका, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करके एक टॉपिक आता है आपका, उसमें आप पढ़ते हो इनकम टैक्स के हिसाब से खर्चे अलग होते हैं। इनकम टैक्स में खर्चों की डेफिनेशन अलग ही है। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से खर्चा मतलब एनीथिंग विच यू हैव कंज्यूम्ड, बट इनकम टैक्स में खर्चों की डेफिनेशन डिफाइन है, ये खर्चा नहीं है। खर्चा आपको खर्चा तो है, आप बोलोगे सर खर्चा तो है, बट वो बोलता है खर्चा नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग अलग आता है। उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट अलग अलग आता है, तो उसको रिकनसाइल करना पड़ता है। उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिकनसाइल। कुछ खर्चे जो रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसा आपको याद होगा वो डायरेक्ट वाला एग्जाम्पल याद है क्या, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट की अगर हम सिंपल सिंपल बात करें तो फैक्ट्री रेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से तो इनडायरेक्ट है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से इनडायरेक्ट है ना, याद है क्या। तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल अलग है ना, अगर इनके रूल अलग है तो क्या प्रॉफिट अलग नहीं आएगा क्या। अगर अलग आएगा तो उसको रिकनसाइल करना पड़ता, अलग आएगा तो रिकनसाइल करना पड़ता। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, जो इन्फॉर्मेशन तू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहा है वही इन्फॉर्मेशन तू कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहा है, बट फायदा क्या है कि तू कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल में मेंटेन कर रहा है, विद लॉजिक विद जस्टिफिकेशन कर रहा है। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करना। आपको क्या लगता है, परवड़ता ही नहीं, दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना परवड़ता ही नहीं छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जिनका टर्नओवर करोड़ों में वगैरह होता है, दे मेंटेन कॉस्ट अकाउंट्स, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मेंटेन कॉस्ट अकाउंट। समझाया तो थम्स अप दे। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, देखते हैं, आपका एक रिकैप भी हो जाएगा। बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग, बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म कॉस्टिंग। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म कॉस्टिंग, समझा गया। बड़े ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग तो करते हैं, बट क्या छोटे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग भी नहीं करेंगे क्या।
करना ही पड़ेगा ना। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। गड़बड़ मत कर। कॉस्टिंग का मतलब डे वन पे हमने पढ़ा था, कॉस्टिंग का मतलब क्या था? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये देख, कॉस्टिंग का मतलब क्या था? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, बट कॉस्टिंग का मतलब तो असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट है ना। मैं छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कॉस्ट नहीं निकालूंगा क्या? मैं कैलकुलेशंस करूंगा, मैं लिख के नहीं रखूंगा, मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा उसकी, बट मैं कैलकुलेशंस तो कर सकता हूँ ना। भाई माल कितने का पड़ रहा है, बजट कितने का बढ़ रहा है, बन कितने रहा, मैं उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके हिसाब से, बट आई कैन डू कॉस्टिंग। Small organization can perform costing, but not necessarily that small organization will go with cost accounting. Larger organizations go with costing as well as cost accounting. Larger organizations go with costing as well as cost accounting. बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। दोनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस समझा? मेरे को बताओ इसमें से ब्रॉडर टर्म कौन सा है? कॉस्टिंग इज द ब्रॉडर टर्म या कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रॉडर टर्म? कॉस्टिंग इज द ब्रॉडर टर्म और कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रॉडर टर्म? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रॉडर टर्म। कॉस्ट अकाउंटिंग विल इंक्लूड कॉस्टिंग, क्योंकि तेरे को रिकॉर्ड करना है तो असर्टन तो करना ही पड़ेगा ना। तेरे को रिकॉर्ड करना है तो असर्टन तो करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट को कॉस्टिंग बोलना सही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बोलना सही है? हमारे सब्जेक्ट को कॉस्टिंग बोलना सही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बोलना सही है? हमारे को सिर्फ असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाते, उसका रिकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे। हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आने वाले पीरियड में, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया था, डिसीजन मेकिंग टूल्स पढ़ने वाले हम, अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्ट एंड कंट्रोल, ये सब जो है वो डिसीजन मेकिंग टूल्स है। ओवर द पीरियड ये भी पढ़ेंगे। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ में पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग विल इंक्लूड कॉस्टिंग। आई होप क्लियर है, सारे डाउट्स क्लियर है आप लोगों को जो इस चैप्टर में हमने पढ़े? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ खत्म होता है। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। कायदे से देखा जाए तो मेरे नोट्स में से वो चैप्टर नंबर 3 है। हम बजट से शुरू करेंगे। प्री रिजल्ट बैच में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा दिया था। आप लोगों को मैं मार्जिनल कॉस्टिंग लास्ट में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मैं मार्जिनल कॉस्टिंग लास्ट में पढ़ाऊंगा। बट अभी हम बजट चैप्टर से शुरू करेंगे। कौन से चैप्टर से शुरू कर देंगे? बजट। कल हम बजट चैप्टर पहले ले लेंगे। जितना हमने आज पढ़ा है, जितना हमने 3 दिन में पढ़ा है, सबका एप्लीकेशन उसमें करते हुए हम उसको कैटर करेंगे। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आज हम यहीं रुकते हैं। कोई डाउट नहीं है? एक बार डाउट नहीं है तो नो डाउट करके लिख दो चैट में, ताकि मैं लेक्चर कंक्लूड कर सकूँ। जो बच्चा लोग मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, बेटा आपको डाउट पूछने के तरीके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं कुछ तो आप कमेंट में कमेंट कर देना। आई ट्राई 24 आवर्स के अंदर में मैं आपके डाउट रिजॉल्व कर दूं। बट अगर आपको लगता है कि और थोड़ा फास्ट आपको डाउट रिजॉल्व करवा के चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे, इंस्टा_कृष्णकांत, ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पर आप डाउट भेज सकते हैं। जो इंस्टा पे नहीं है दे कैन ऑल्सो नोट डाउन माई नंबर। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, मेरे पास व्हाट्सएप जो है जिस नंबर पे, वो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप में होता क्या है बेटा, व्हाट्सएप में कई बार मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आज भी मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, जो सीए बन चुके हैं या सीए फाइनल तक पहुंच चुके हैं, उनको ज़्यादा डाउट्स नहीं रहते उनके मेजरली आर्टिकलशिप, या जिनका रिप्लाई मैं थोड़ा लेट भी करूँ तो चल जाता है। तो इन यहाँ व्हाट्सएप पे रिप्लाई थोड़ा लेट होता है, रिप्लाई मिल जाएगा आपको बट थोड़ा लेट मिलता है। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो गो विथ इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो ये 2 जगह पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल सकते हैं। क्लियर है? जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आज हम यही रुकते हैं, विल कंटिन्यू विथ दिस टुमारो विथ न्यू टॉपिक, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।